नमस्कार। आज तारीख है 13 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम 3 बहुत ही अहम आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। जी बिल्कुल। एक संक्षिप्त ओवरव्यू दे देता हूं। पहला विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या आईआर से जुड़ा, जहां हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका और यूरोप के बीच दशकों पुराने ट्रांस अटलांटिक अलायंस में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है और इसके ग्लोबल मायने क्या हैं। दूसरा विषय है शिक्षा और नैतिकता का, जहां बात होगी एनसीईआरटी की किताबों में ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता के मुद्दे पर और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर। और तीसरा विषय है पॉलिटी और लॉ का, जिसमें हम हरीश राणा केस के जरिए भारत में पैसिव यूथनेशिया और सम्मान के साथ मरने के अधिकार को समझेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले बात करते हैं उस दरार की जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हिला रही है। हाँ। मतलब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप तबाह हो गया था, तब अमेरिका ने उसे फिर से खड़ा किया और इस तरह ट्रांस अटलांटिक अलायंस या नेटो का जन्म हुआ। बिल्कुल। और ये दोस्ती पूरी तरह से लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री ट्रेड पर टिकी थी। हाँ, और उनका आर्टिकल 5 का सिद्धांत तो सबको पता ही है कि एक पर हमला मतलब सब पर हमला। उस वक्त सोवियत यूनियन के खिलाफ ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा कहा जाता है कि नेशंस का कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ उनके इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। सही कहा। तो अचानक इस पक्की दोस्ती में क्या बदल गया कि बात अब धमकियों तक ला गई है? इस बदलाव की जो सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई है ना, वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से आई है। ये एक तरह से दुनिया का वर्ल्ड डिफेंस समिट है। वहाँ जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्क रूबियो, उन्होंने यूरोप के सामने 3 बहुत ही अजीब शर्तें रख दी। अजीब शर्तें मतलब किस तरह की? पहली शर्त तो इमिग्रेशन को लेकर थी। रूबियो ने साफ कहा कि यूरोप को बाहर से आने वाले लोगों को रोकना होगा, क्योंकि इससे ईसाई सभ्यता यानी क्रिश्चियन सिविलाइजेशन खतरे में है। एक सेकेंड, ईसाई सभ्यता? मतलब नेटो तो हमेशा से लिबरल डेमोक्रेसी की बात करता था। अचानक से ये सभ्यता और धार्मिक एंगल कहाँ से आ गया? यही तो सबसे बड़ा शिफ्ट है। लिबरल मूल्यों की जगह अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने ले ली है। और उनकी जो दूसरी शर्त थी, वो भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यूरोप जो ग्रीन पॉलिसीज अपना रहा है, वो सिर्फ एक ढकोसला है और उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। ओहो, ये तो यूरोपियन देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, वो सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। अमेरिका ने साफ कह दिया कि यूरोप अपनी रक्षा के लिए खुद पैसे खर्च करे और अमेरिका पर निर्भर रहना बंद करे। ये तो विदेश मंत्री के बयान है, लेकिन सोच में एक और दिलचस्प बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस ने तो सीधे यूरोप की अंदरूनी राजनीति में दखल दे दिया है। हाँ, वो तो और भी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यूरोप की सरकारें राइट विंग पार्टियों को दबा रही हैं। तो क्या अब अमेरिका ये तय करेगा कि यूरोप में कौन सी सरकारें बनेंगी? देखा जाए तो ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। ट्रंप और उनके जो सहयोगी हैं, वो खुद राइट विंग विचारधारा से आते हैं, तो वो चाहते हैं कि यूरोप में भी वैसी ही सरकारें सत्ता में आएं। इसी वजह से मार्क रूबियो कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हंगरी गए, जहां राइट विंग सरकार है, और उसकी बहुत तारीफ की। मतलब यूरोप को वैचारिक आधार पर बांटने की पूरी कोशिश चल रही है। बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया जैसे आपका कोई पुराना मकान मालिक अचानक लीज के सारे नियम बदल दे और आपको ये भी बताने लगे कि घर में कौन सा रंग करवाना है। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो तो अपने ही दोस्त पुर्तगाल से ग्रीनलैंड हड़पना चाहते थे। लेकिन इस सबका यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ रहा है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें 2025 की यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को देखना होगा। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ये इल्जाम लगा दिया है कि यूक्रेन युद्ध के इतना लंबा खिंचने की असली वजह यूरोप की अपनी नीतियां हैं। वाह, मतलब सारा इल्जाम यूरोप पर? हाँ, और जो ट्रंप का नया पीस प्लान है, उसने तो यूरोप की नींद उड़ा दी है। वो पीस प्लान तो सच में हैरान करने वाला है। किसी के भी दिमाग में आएगा कि भाई ट्रंप चाहते क्या हैं? उनका प्रस्ताव है कि यूक्रेन अपनी 15 से 20% जमीन रूस को दे दे और बदले में वो कभी नेटो ज्वाइन ना करें। एग्जैक्टली। और यूरोप को अब ये डर सता रहा है कि अगर ट्रंप और पुतिन आपस में कोई डील कर लेते हैं, तो यूरोप को पूरी तरह से किनारे कर दिया जाएगा। और ये अविश्वास अब जमीन पर भी दिख रहा है। सोर्स बताता है कि अभी हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन इसके बारे में यूरोप को कोई खबर नहीं दी। हाँ, बिना पूछे हमला कर दिया। और इसके जवाब में यूरोप ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। यूके ने अपने मिलिट्री बेस के लिए शर्त लगा दी है कि अमेरिका इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए कर सकता है। और स्पेन ने तो अपना बेस देने से ही मना कर दिया।
जिसके जवाब में ट्रंप ने स्पेन को फुल ट्रेड एम्बार्गो यानी पूरे व्यापार प्रतिबंध की धमकी दे दी। मतलब जो देश दशकों से एक दूसरे की रक्षा की कस्में खाते थे, वो आज एक दूसरे का व्यापार रोकने की धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर इसका निष्कर्ष निकालें तो बात यह है कि अमेरिका पूरी तरह से पीछे तो नहीं हट सकता, क्योंकि अगर वो हटे तो चीन और रूस वो जगह ले लेंगे जो अमेरिका के खुद के लिए नुकसानदायक है। हाँ। तो एक मजबूत नेटो तो अमेरिका के भी हित में है। हाँ, लेकिन यूरोप के लिए ये एक वेकअप कॉल है। उन्हें अब समझ आ गया है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, अपनी मिलिट्री और आपसी तालमेल बढ़ाना ही पड़ेगा। सही बात है। तो भू राजनीति में जब पुरानी सत्ता और विचारधाराएं टकराती हैं तो सच और गठबंधन दोनों बदल जाते हैं। और बिल्कुल यही वैचारिक टकराव और नैरेटिव सेट करने की लड़ाई हमारे देश के क्लासरूम्स में भी चल रही है। एजुकेशन वाला मुद्दा। जी, अब बात करते हैं एनसीईआरटी और ऑब्जेक्टिविटी के उस संकट की जिस पर हाल ही में इतनी तीखी बहस हुई है। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब लिखने वाले ऑथर्स को बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक टॉपिक लिखा था। हाँ, और कोर्ट ने आदेश दिया कि भविष्य में न्यायपालिका पर कुछ भी लिखना हो तो किसी सीनियर जज को या डोमेन एक्सपर्ट को शामिल किया जाए। यहाँ से इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। लेखक यहाँ एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए तो ये आदेश दे दिया, लेकिन बाकी विषयों में जो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो रही है उसका क्या? ये बहुत वैलिड पॉइंट है, और इसे समझने के लिए हमें पहले देखना होगा कि ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है। बिल्कुल, बताइए। एजुकेशन में इसका मतलब है तथ्यों को बिना किसी निजी या भावनात्मक एजेंडे के पेश करना। अब भारत में इसका एक लंबा इतिहास है। 1835 के मकाले मिनट के बाद से जो शिक्षा प्रणाली आई, उसे लेकर बीजेपी और राइट विंग पार्टियों का हमेशा से मानना रहा है कि वो किताबें पश्चिमी सोच से प्रभावित थीं। हाँ, कि उनमें हिंदू परंपराओं को वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन नई किताबों में बदलाव के जिस तरीके को अपनाया गया है, लेखक ने उस पर गहरी चिंता जताई है। साइंस की किताब का ही उदाहरण ले लीजिए। सोलर एनर्जी कैसे काम करती है, ये पूरी तरह से विज्ञान का विषय है। फिजिक्स है पूरी तरह से। हाँ, लेकिन उस चैप्टर में अचानक से अर्घ्यम का जिक्र आ जाता है। अर्घ्यम यानी सूर्य को जल चढ़ाने की वैदिक विधि। तो साइंस के बीच में रिचुअल। एग्जैक्टली। विज्ञान तथ्यों और प्रयोगों पर चलता है, धार्मिक रिचुअल्स पर नहीं। तो साइंस की किताब में इसे डालना ऑब्जेक्टिविटी को खत्म करता है। और सोर्स में तो भूगोल का भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। 7वीं कक्षा की ज्योग्राफी की किताब में भारतीय भूमि को एक पवित्र स्त्री शक्ति यानी सेक्रेड फेमिनिन प्रेजेंस बताया गया है। हाँ, जबकि ज्योग्राफी एक स्ट्रिक्ट साइंस है, उसे इस तरह का आध्यात्मिक स्वरूप देना वैज्ञानिक दायरे के बाहर है। और इतिहास की बात करें तो वहां बदलाव और भी साफ दिखते हैं। 8वीं की किताब में मुस्लिम शासकों को तानाशाह और क्रूर बताया गया है और हिंदू राजाओं को दयालु हीरो। जबकि अगर हम एकेडमिक रिसर्च देखें, जैसे रोमिला थापर या इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों की रिसर्च, तो वो मानती हैं कि मध्यकालीन राजाओं के फैसले राजनीतिक सत्ता के लिए होते थे। हाँ, गद्दी बचाने के लिए, ना कि सिर्फ धर्म के लिए। बिल्कुल, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थे, लेकिन किताबों में उन्हें बिल्कुल हीरो या विलेन बना दिया गया है। तो ऐसे में सही तरीका क्या होना चाहिए? इसका जवाब 1964-66 की कुठारी कमीशन रिपोर्ट में है। उसकी पहली लाइन है कि भारत का भाग्य क्लासरूम में आकार ले रहा है। वाह, कितनी गहरी बात है। जी, किताबें लिखना सिर्फ सब्जेक्ट की जानकारी होना नहीं है, ये एक स्किल है। इसीलिए लेखक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिलेक्टिव लगता है। उन्हें लगता है कि कोर्ट को पूरे सिलेबस की ऑब्जेक्टिविटी सुनिश्चित करनी चाहिए थी, सिर्फ न्यायपालिका की नहीं। सही पॉइंट है। शिक्षा के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का यह दखल दिखाता है कि संस्थाएं ज्ञान की सीमाएं तय करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब बात मानव जीवन की सबसे अंतिम सीमा यानी मृत्यु की आती है, तो वहां भी कोर्ट को ही यह तय करना पड़ रहा है कि सम्मान के साथ मौत का असल मतलब क्या है। ये बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी विषय है। जी, तो चलिए इस विस्तृत विश्लेषण के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, यूथनेशिया और राइट टू डाई विद डिग्निटी। हरीश राणा का केस। 2012 में 19 साल के हरीश राणा का एक्सीडेंट हुआ और वो 13 सालों तक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट या पीवीएस में रहे। ये स्थिति किसी भी परिवार के लिए बहुत भयानक होती है। बिल्कुल। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो पीवीएस का मतलब है कि मरीज की आंखें खुली हैं, सांस चल रही है, लेकिन चेतना या कॉन्शियसनेस जीरो है। मेडिकल भाषा की एक एनालॉजी है
कि लाइट जली हुई है लेकिन घर में कोई नहीं है। हाँ, बहुत ही सटीक एनालॉजी है। जरा सोचिए उन माता-पिता के 13 सालों के मानसिक दर्द के बारे में, जो हर दिन अस्पताल का इतना खर्च उठा रहे थे और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब मेडिकल साइंस हार मान ले तब क्या होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में पैसिव यूथनेशिया देने से मना कर दिया था। पैसिव यूथनेशिया मतलब इलाज जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को हटा लेना। लेकिन कोर्ट ने मना क्यों किया? 13 साल से तो वो वेजिटेटिव स्टेट में थे। क्योंकि तकनीकी तौर पर हरीश टर्मिनली इल नहीं थे। टर्मिनली इल? हाँ, मतलब उनकी मौत निश्चित और बेहद करीब नहीं थी। उनका शरीर मशीनों के सहारे शायद और कई दशकों तक चल सकता था। ओहो, ये तो एक अजीब सा कानूनी चक्रव्यूह है। तो भारत में इस कानून का सफर कैसा रहा है? ये सफर काफी लंबा रहा है। 1994 में पी रथिनम केस आया था, जिसमें कोर्ट ने माना था कि मरने का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। लेकिन फिर 1996 में ज्ञान कौर केस में इसे पलट दिया गया। हाँ, तब कहा गया था कि सुसाइड अलग है। बिल्कुल, पर कोर्ट ने ये जरूर माना कि सम्मान से मरना सुसाइड नहीं है। फिर 2011 में वो बहुत मशहूर अरुणा शानबाग केस आया, जो 42 साल तक पीवीएस में रही थी, वो नर्स। जी हाँ, उस केस में पहली बार पैसिव यूथनेशिया को हाई कोर्ट की मंजूरी के साथ लीगल माना गया। और फिर 2018 में कॉमन कॉज केस आया, जहां से लिविंग विल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लिविंग विल मतलब स्वस्थ रहते हुए ही कानूनी तौर पर ये लिख देना कि अगर मैं कभी पीवीएस की स्थिति में चला जाऊं तो मेरे साथ क्या मेडिकल बर्ताव हो, है ना? एग्जैक्टली। और 2023 में इसे और सरल कर दिया गया। हरीश राणा केस में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाए, पैलिएटिव केयर यानी दर्द कम करने के इलाज का आदेश दिया और फिर जाकर पहली बार पैसिव यूथनेशिया को इतने प्रैक्टिकल तरीके से लागू किया। सो आगे का रास्ता क्या है? इन सब से हमें क्या समझ आता है? देखिए, सबसे बड़ी जरूरत एक व्यापक कानून की है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, ताकि टर्मिनली इल की स्पष्ट परिभाषा हो सके। अभी भी हर बार एडहॉक मेडिकल बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं, जो बहुत लंबा प्रोसेस है। कानून से ये साफ होगा कि परिवार का क्या रोल है और डॉक्टर्स का क्या। लेकिन किसी के भी मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इसके दुरुपयोग का भी तो खतरा है। मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी चाहिए तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और धर्म भी तो इसे भगवान की दी हुई जिंदगी से छेड़छाड़ मानते हैं। इसके अलावा भारत में पैलिएटिव केयर आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। तो इसका कोई समाधान है? एक समाधान जो एक्सपर्ट सुझा रहे हैं वो है डिजिटल लिविंग विल की रजिस्ट्री बनाना। इससे रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और गलत इस्तेमाल का खतरा कम होगा। ये एक अच्छा कदम हो सकता है।